नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह रावत आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुतिकरण दे रहा हूं, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति श्री के सुब्रमण्यम, जो आज की डेट में 79 इयर्स की एज के लगभग के हैं, उनका ईपीएफओ के साथ में पेंशन शुरू करवाने के लिए जो उनकी जद्दोजहद अनुभव रहा है, उसके बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूं। I have been watching Mr. Pratap Singh Rawat, Assistant Provident Commissioner, retired, on video, listening to the grievances of pensioners and suggesting ways to resolve the problem. I too had problem in getting my family pension, which was dragging on years together. By the grace of God, I had the acquaintance of Sri Rawat, through known person working in Prime Minister's office, Delhi. He suggested ways. He did not sideline my request. He took up my problem with Regional Provident Fund office. He asked me to fill in Form 10D with the enclosures duly attested by gazetted officer and send it by registered post to the Regional Provident Fund office, Chennai. To my surprise, I received family pension within the next few months with arrears. Needless to mention, by virtue of his nature, Mr. Rawat is possessing the quality of helping others, and I pray to God for his well-being. 2019-20 में जब मेरी पोस्टिंग नोएडा ऑफिस में एज असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर थी, तो मेरे पास एक फ़ोन आया, हमारे जो परिचित भाई साहब हैं जो पीएमओ में काम करते हैं, कि भुला यानी छोटे भाई, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा भाई साहब, उनका जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट जो है, जो हर साल भरा जाता है, शायद वो नहीं भरा होगा, तो उनका मेरे को पीपीओ नंबर बताओ तो मैं कुछ उसकी इंक्वायरी कर पाऊँ। तो भाई साहब ने बताया कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैंने कहा बगैर डॉक्यूमेंट के तो कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा मोबाइल नंबर देता हूँ, तुम उनसे बात कर लो। तो मैंने उनसे बात की, पता लगा कि उनकी तो अभी पेंशन ही शुरू नहीं हुई है, जो कि 2004 से ड्यू थी। 2004 में वो 58 साल के हो गए थे और 2004 में ही उन्होंने प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट तो ले लिए थे, लेकिन पेंशन पाने के लिए वो 2004 से लगातार ईपीएफओ को कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे। ये जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी को मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में डील किया था, क्योंकि यह कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से लिक्विडेशन में चली गई थी और वहाँ से जो बेनिफिशियरीज़ हैं, जो भी बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को मिलने थे, वे लिक्विडेटर के थ्रू ही मिलने थे। तो मैंने भाई साहब को बताया कि ये तो सिचुएशन ऐसी है। दोबारा कांटेक्ट करने पर बताया तो उन्होंने कहा कि मेरे को जो फैमिली पेंशन फंड का जो अकाउंट नंबर है, उसके बारे में पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। सुब्रमण्यम जी तो लगातार ईपीएफओ हेड ऑफिस को ही लिख रहे थे, मिनिस्ट्री को लिख रहे थे, पीएमओ को लिख रहे थे, कैबिनेट सेक्रेटरीट को लिख रहे थे, लेकिन हर बार उनके पास जवाब यही जाता था दिल्ली ऑफिस से, रीजनल ऑफिस दिल्ली से, कि आपका फैमिली पेंशन फंड का अकाउंट नंबर इस रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप की ज्वाइनिंग कहाँ थी और कहाँ कहाँ आप पोस्टेड रहे। तो उन्होंने बताया कि मैं चेन्नई में मैंने ज्वाइन किया था 1971 के लेटर पीरियड में एज इंजीनियर, जो कि बीटेक थे उस ज़माने के, और उसके बाद उन्होंने लगातार कलकत्ता और अदर ब्रांचेस में भी काम किया था। और 92 में कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। लिक्विडेशन में जाने के बाद कंपनी वालों ने जो प्रोविडेंट फंड था, उसका ट्रस्ट मेंटेन किया हुआ था, और प्रोविडेंट फंड का पैसा वे लोग 58 साल की एज अटेन करने के बाद एम्प्लॉयज़ को दे देते थे, लेकिन फैमिली पेंशन फंड का किसी को कोई पता नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि आप चेन्नई ऑफिस में कांटेक्ट करो या कोलकाता ऑफिस में कांटेक्ट करो, जहाँ जहाँ आपने कार्य किया है, क्योंकि फैमिली पेंशन फंड का पैसा जो है वो कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस में ही एक नया अकाउंट खुलवा करके
वहीं जमा होता है, वहीं मेंटेन होता है, ताकि जो ईपीएफ के मेंबर्स हैं उनको अपनी स्टेट में इसका बेनिफिट मिल सके। तो इन्होंने कहा कि मैं चेन्नई ऑफिस में पता कर चुका हूं और कोलकाता ऑफिस मेरे लिए बहुत दूर की बात है, इसलिए मैं तो निराश हो चुका हूं, अब आप ही मेरी मदद करिए। उसके बाद मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लोगों से मदद मांगी कि ये एम्प्लॉय की डिटेल है, 1971 में इनकी ज्वाइनिंग है, तो इनका पता करिए। तो बाई चांस चेन्नई ऑफिस वालों ने इनका फैमिली पेंशन फंड का नंबर ट्रेस कर दिया। जैसे ही वो नंबर पता लगा तो फिर मैंने इनको बोला कि आप 10D जो पेंशन का क्लेम का फॉर्म होता है उसको आप भरिए, उसमें अपने फ़ोटो, जॉइंट फ़ोटो, बैंक अकाउंट और जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं वो आप चेन्नई ऑफिस में जमा कराइए। कंपनी बंद है, लिक्विडेटर का आपको पता नहीं है, तो आप गजेटेड ऑफिसर से या जहां आप बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वहां मैनेजर से अपने सिग्नेचर वेरीफाई करा लीजिए और तब आपका ये काम हो पाएगा। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज़ फॉलो किया और 10D ड्यूली अटेस्टेड बाय बैंक अथॉरिटीज़ चेन्नई ऑफिस में जमा करा दिया। चेन्नई ऑफिस में जब स्पीड पोस्ट ट्रैक से उनका वहाँ पे पता लगा कि एक्नॉलेजमेंट हो गया है, चेन्नई ऑफिस वालों ने वो पुटअप किया, लेकिन 2-3 महीने तक उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसमें लोगों की राय थी कि कंपनी तो 1992 में लिक्विडेशन में चली गई और जो पेंशन स्कीम है वो 1995 की है, ये पेंशन के एलिजिबल नहीं है। तो यही चलता रहा, डिस्कशन चलता रहा, लेकिन मुझे तो कॉन्फिडेंस था कि ईपीएस जो बेनिफिट मिलते हैं वो पास्ट सर्विस यानी 1995 से पहले की सर्विस और उसके बाद की सर्विस में अगर 10 इयर्स कंप्लीट होते हैं तो वो एम्प्लॉय पेंशन का एलिजिबल हो जाता है। इनकी जो पास्ट सर्विस 1995 से पहले की थी वो 16 इयर्स की थी और इनका जो मेंबरशिप था वो रिटेन्ड था, क्योंकि इन्होंने जो अपना प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल 2004 में लिया। हाँ, अगर ये 1995 से पहले अपना ईपीएफ का विड्रॉल ले लेते थे तो जो फैमिली पेंशन फंड 1971 का जो मेंबरशिप का क्राइटेरिया है कि जब कोई एम्प्लॉय ईपीएफ का विड्रॉल ले लेता है तो फैमिली पेंशन फंड 1971 स्कीम का जो मेंबरशिप है वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा और वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये जो मैंने क्लैरिफिकेशन दिया इसके ऊपर फिर फाइल बढ़ी आगे, लेकिन ऊपरी लेवल पे वो फाइल फिर रुक गई और उसके बाद भी जब कार्य इनका नहीं हुआ तो मैंने वहाँ पे जो एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर चंद्रमौली साहब थे उनको मैंने अपने ऑफिशियल पर्सनल ईमेल आईडी से उनके ऑफिशियल पर्सनल ईमेल आईडी पर एक लेटर लिखा और उसमें स्कीम प्रोविज़न के बारे में उनको बताया। तब जा कर के उनकी शायद समझ में आ गया और उसके बाद इनका पेंशन सेटल हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है, हर एक के काम होते हैं, लेकिन काम वहाँ अटकते हैं जहाँ लोगों को नॉलेज नहीं है या काम करने की नीयत नहीं है। यानी इंटेंशन एंड नॉलेज आर द मेन रीजंस फॉर पेंडेंसी ऑफ ऑल द केसेस इन ऑल द ऑफिसेज थ्रू आउट इंडिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे, नॉलेज नहीं लोगे, सलाह मशविरा नहीं करोगे, तो तब तक ये पेंडेंसी का जो आलम है ये चलता रहेगा। लेकिन समस्या वही है कि मोदी जी ने कहा था ना कि सरकारी ऑफिसों में जो कार्य रुकते हैं लोगों के, वो केवल इसी कारण रुकते हैं कि जब उनके पास फाइल जाती है तो उसमें जिसके पास फाइल जाती है वो पूछता है कि इसमें मेरा क्या। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो फिर मैं क्यों, यानी मेरा क्या मैं क्यों। तो इस प्रणाली से हमारे ऑफिसों में जो कार्य रुके हुए हैं उनकी जो समस्या है वो यदा कदा किंचित आज तक भी बनी हुई है और उसके लिए एक ऐसा माइंडसेट चाहिए कि जैसा मोदी जी चाहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चाहते थे, उनका सपना था कि अंतिम पंक्ति में जो लाभार्थी है उसको भी उसका पूरा समय से हक मिलना चाहिए, जिसको उन्होंने अंत्योदया नाम दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसे केस अगर कहीं और भी पेंडिंग हो, कोई और एप्लीकेशन किसी भी थ्रू आउट इंडिया किसी ऑफिस में जाए, तो कमिश्नर्स जिनको केस के ऊपर डिसीजन लेना होता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड को अप्लाई करना होता है,
वे लोग ज़रूर इन चीज़ों में जाएं, एक क्लरिकल माइंडसेट की तरह ना कार्य करें, जो नीचे वाले ने लिख दिया बस उसी पे जो है चलते रहो। तो इस प्रणाली को रोकना है और जो ऑफिसों में जो लटकाने भटकाने अटकाने की प्रवृत्ति है उसको ख़त्म करना है। जो श्री के सुब्रमण्यम जी हैं, ये 2004 से लेके 2019-20 तक लगातार पीएमओ में, कैबिनेट सेक्रेटरीट में, डीपीजी जिसको कहते हैं, और श्रम मंत्रालय में, हेड ऑफिस में, दिल्ली ऑफिस में कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहे, लेकिन उनको केवल एक लाइन का जवाब जाता था कि आपका फैमिली पेंशन फंड का अकाउंट नंबर ट्रेसेबल नहीं है। तो वो ट्रेस कौन करता भाई? ये चीज़ की समस्या को हम लोगों को हैंडल करना है और ये हमारी जिम्मेवारी है। हम लोग इसीलिए वहाँ पर इस पद के अधिकारी हैं ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। इसके बाद सुब्रमण्यम जी को पेंशन विद एरियर उनके अकाउंट में कोयम्बटूर में पहुंची, जो कि मेरे ख्याल से कई 100 किलोमीटर दूर है चेन्नई से, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद स्पेशली मेरे पास पीएमओ से सुब्रमण्यम जी से, उनके बेटी और दामाद से, उनकी वाइफ नहीं है, बेटा कोई है नहीं, इन सभी लोगों से मेरे पास फ़ोन आए कि बहुत खुश हैं सुब्रमण्यम जी, जिनको लगभग 18-20 साल का एरियर भी मिला और पेंशन भी उनको लगातार मिल रही है। और भाई साहब तो कहते हैं कि उनके रिलेटिव जो उनके साथ में पीएमओ में कार्य करते हैं, वो कहते हैं कि सुबह सुब्रमण्यम साहब दिया बत्ती जलाते हैं पूजा करने के लिए, तो सबसे पहली दुआ उनकी मेरे लिए होती है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं आशा करता हूँ कि बाकी लोगों को भी ये चीज़ समझ आएगी और इसी भावना से हम कार्य करते रहेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये अगली वीडियो आपके सामने अपने आप से आ जाए और बाकी लोगों को जिनके काम अटके लटके भटके हुए हैं, सैकड़ों चक्कर काटते हुए भी निराश हताश हैं, उनको भी इसमें थोड़ी सी मदद मिलेगी कि कैसे कैसे किस किस को जो है अपने अधिकार के लिए कांटेक्ट करना है और अपना काम करवाने के लिए नित्य प्रयासरत रहना है।